कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन है, छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग रीड एंड पास साइंस का ये तीसरा सेशन, तीसरा वीडियो जो है, हम लोग 40 क्वेश्चंस को देखेंगे तीसरा वीडियो में, ठीक है ना? पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने 40-40 करके 80 क्वेश्चंस को देखा हुआ, कांसेप्ट को देखा, मज़ा आया होगा। आपको अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के सभी रीड एंड पास क्वेश्चन सब्जेक्ट के देख सकते हैं, तो बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं और अपने तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो अब चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तीसरे सेशन में क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं बिना किसी समय गंवाए, मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या करें, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कम समय में रिवीजन करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए करेगा, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब कर रहा है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बस समझे कि नहीं? और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या प्रतिबिंब बनता है? सीधा पड़ता है उत्तल दर्पण में। जबकि अवतल दर्पण में हर तरह का प्रतिबिंब बनता है, आभासी वास्तविक वस्तु के बराबर और छोटा हर तरह का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, ठीक है ना? अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है क्या, कि उत्तल किस दर्पण या फिर किस लेंस का फोकस दूरी होगा धनात्मक होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उत्तल का मतलब हम बताए थे ठीक, उत्तल का मतलब हो गया उठल, उत्तल का मतलब उठल, तो उठल का मतलब क्या, ऊपर होगा, ऊपर का मतलब जो धनी बनी होगा, तो धनात्मक किसका होगा, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस एक ही होगा। और ऋणात्मक आएगा तो अवतल, अउतल जो बिना उठल हो, भाषा में लिखना अवतल, अवतल दर्पण या अवतल लेंस का क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना? फोकस ऋणात्मक होगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते रहता है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? आई होप कि ये वाला बात आपको समझ भी आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे, कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब कोई वस्तु अगर मान लीजिए भाई साहब अनंत पर रहेगा, तो उत्तल लेंस के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो याद रखिएगा फोकस पर बनेगा, कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर अगर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई साहब, उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लिख सकते हैं बी। अगला क्वेश्चन करेंगे, मानव नेत्र जिस भाग को प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होता है, तो दृष्टि पटल, इसी को हम लोग रेटिना कहते हैं, उसी को हम लोग रेटिना कहते हैं। बात समझे कि नहीं? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, तो निकट वस्तु को अगर साफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें दूरदृष्टि दोष है। क्या दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि, उल्टा। बात समझे कि नहीं, उल्टा। इसके लिए आपको कौन सा लेंस चाहिए, और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस चाहिए। बात समझे कि नहीं, उत्तल लेंस चाहिए। दूसरा कलर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो टिंड प्रदर्शित करेगा, कौन प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, या देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन को। अगला क्वेश्चन करेगा कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाएगा। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो आम मीटर है, आम मीटर को आपको कैसे जोड़ना होगा, तो आम मीटर को आपको यहाँ पर दो तरह का आम मीटर चाहिए, इसी को बोलेंगे ए मीटर, तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में, इसको पार्श्व या फिर समानांतर, समानांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं हम लोग, इसको जोड़ते हैं हम लोग वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर से किसको मापते हैं, वोल्ट मीटर से आप विभवांतर मापते हैं, विभवांतर या विद्युत विभव। आम मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, धारा मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा। तो विद्युत शक्ति को निरूपित करने की बात करेगा, बात समझे कि नहीं, तो आई स्क्वायर आर, याद रखिएगा विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भाई साहब कह रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित, ऊपर वाला क्या कह रहा है, कौन सा पद विद्युत विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा। बस हम देख रहे हैं, तो निरूपित करेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और नहीं करता है तो आई आर स्क्वायर। ये बहुत इन कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो नहीं करना, आर स्क्वायर नहीं होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा, आई स्क्वायर आर होगा। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है,
तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति भाई साहब वास्तविक होगा ना, क्योंकि वो बहुत खींचता है अपने और आकर्षित करता है किसी भी चीज को। दूसरा कह रहा है क्या, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो मोटर की बात किया जा रहा है, तो मोटर किस प्रकार का, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बस समझे कि नहीं, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वो जनरेटर की बात करेंगे, जनित्र की बात करेंगे, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, बस समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन करेगा, विद्युत जनित में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, बस समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन करें क्या है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो जल विद्युत संयंत्र जो है ना वो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये स्थितिज ऊर्जा को, बस समझे कि नहीं, किस ऊर्जा को कहेगा यहाँ पर, याद रखिएगा जल विद्युत, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को, तो जल विद्युत संयंत्र किसका, स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, वो बदलता है। अगला क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ननौरा किस राज्य में स्थित होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, ननौरा किस राज्य में स्थित होगा, उत्तर प्रदेश में, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा आप एक ये काम क्यों नहीं कर चलिएगा। कर है क्या, यहाँ पर नरौरा जो है वो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन अगर कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि श्वसन किस प्रकार का होगा, तो उष्मा उपचयन, उपचयन क्यों होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, योग संयोग होता है, श्वसन तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उस उपचयन भी हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, उपचयन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्या, 16 नंबर में, भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार का प्रक्रिया है, तो आप याद रखिएगा, भोजन का एक तो रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन अगर देता है तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, नहीं तो अपचयन अभिक्रिया, बात समझ गई, किस प्रकार का अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, 21 नंबर, यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये जो क्वेश्चन यार, अपचयन कैसे होगा, उपचयन अभिक्रिया ना होगा, इसमें अपचयन, यहाँ भोजन का पचना ना कह रहा है, पचना या पकाना किस प्रकार की क्रिया है, तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन गलत हो जा रहा था, ठीक है ना यार। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन, भाषा में कि नहीं, तो उपचयन, अप नहीं, यहाँ अप बार बार गलत, ये अपचयन उपचयन में हमेशा कंफ्यूजन होगा। यहाँ ऑप्शन क्या मारेंगे, अब सी मारेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जब होगा तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो उपचयन होगा ना, बताए थे ना, ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो उपचयन होगा। अब देखिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक की बात कर रहा है, तो चूना, खरिया, संगमरमर, ये दोनों एक जैसा यौगिक है, बात समझी कि नहीं। और जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये अलग है, CaSO4 इंटू प्लास्टर 1/2H2O होता है, बात समझे कि नहीं। यहाँ क्या कर रहा है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो इनमें से कौन जो होगा दुर्बल अम्ल होगा, तो ऑक्सैलिक अम्ल, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, इनमें से कौन दुर्बल, ऑक्सैलिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाएगा भाई साहब, किस प्रकार का हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कह रहा है क्या कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, तो लिथियम को चाकू से आराम से काट सकते हैं, सोडियम को, पोटेशियम, ये सब होता है, इसको चाकू का आराम से काट सकते हैं। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है, तो जल में जब डालिएगा तो कौन सा धातु जो होगा वो तैरने लग जाएगा, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो दीवारों की सफेदी करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग कीजिएगा, किस प्रकार का यूज कीजिएगा, आप यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर दीवार में यदि करने के लिए यूज कर सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, आपको हम पहले भी बताए थे, CaOH का होल ट्वाइस चूना होता है, चूना जिसको हम लोग को यूज करते हैं, ठीक है ना, चूना जल, ठीक है ना, जिसको हम लोग भांगड़ा चूना या फिर बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, भांगड़ा चूना या फिर बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, आपको इसके पहले भी बताए थे सी एच ओ में आपको बताया था कि अभिक्रिया मूलक के रूप में इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड कहते हैं। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा यहाँ पर C2H4 होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 होगा। करेक्ट। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्काइन, आइन का मतलब जाइन, जिसमें माइनस होगा जाएगा,
तो वो हो जाएगा एल्काइन, बात समझे कि नहीं, -2 हो जाएगा। ये है पर एल्कीन का कौन हो जाएगा, एन का मतलब इन, इन का मतलब मिल, इन मिल, बात समझे कि नहीं। और यहाँ पर एल एल्केन, एल्केन एल्केन हो जाएगा तो +2, एल्कीन हो जाएगा तो कुछ नहीं, ठीक है ना। और एक बार 27 नंबर में, 27 का सी, यहाँ पे याद रखिएगा ये 7 होता है आंसर। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा, अगर क्यों होगा यहाँ पर सी। अब देखिए यहाँ पर खूब गौर से समझिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है कि नहीं, 17 होता है। और उसको अगर हम लोग उसके कक्षा में, अगर वहाँ उसके कक्षा में उसके न्यूट्रॉन को अगर बैठाते चलेंगे, बात समझे कि नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन को अगर हम बैठाते चलेंगे तो बाहरी कक्षा में, तो क्या हो जाएगा ये बाहरी कक्षा में, तो पहली कक्षा में 2 गो, उसके बाद 8 8 का हम चल लगाते चलते हैं तो 8 8, देखिए तो पहली कक्षा में 2 गो तो हो गया, अगली कक्षा में 2 8 गो तो 10 गो हो गया। अगली कक्षा में 8 कहाँ से आएगा, क्योंकि इसका टोटल 17 गो ऑलरेडी है, तो 10 को तो इधर निकल गया, तो लास्ट में 7 ना बचा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होगी, तो कवक में भाई साहब पोषण की यहाँ पर रखिएगा मृत जीवी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूटपाद किस में पाया जाता है, तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, सिंपल बात है। कूटपाद किस में पाया जाएगा भाई साहब, तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या हो, मतलब यह क्रिया पायरुवेट के विखंडन से, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोक्रिया, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो रक्त स्राव को रोकने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स, बात समझे कि नहीं। प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त स्राव को रोकने में मदद तथा उसको थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी होगा, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी में से क्या हो जाएगा, ये सब काम करता है हमारा मस्तिष्क, क्योंकि मेन तो मस्तिष्क से है, अगर वो काम कर रहा है सही से तो ठीक है, नहीं तो गया। ग्वाइटर अथवा घेगा रोग किसके कमी से होता है भाई साहब, आयोडीन की कमी से होता है, बस समझे कि नहीं। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है भाई साहब, आप याद रखिएगा मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी, याद क्वेश्चन पूछिए दिया, ठीक है ना, कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा मधुमेह होता है। द्विखंडन होता है, अब देखो द्विखंडन विधि द्वारा, तो द्विखंडन विधि की अगर बात कर दिया तो अब याद रखिएगा अमीबा में, जबकि ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट हाइड्रा, ठीक है ना, ये सब में क्या होगा, मुकुलन विधि द्वारा, ईस्ट हाइड्रा, ईस्ट हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन विधि, मुकुलन, बस पैरामीशियम अमीबा ये सब में क्या होगा, द्विखंडन द्वारा होगा, इसलिए याद रखिएगा। अगला कह रहा है क्या, द्विखंडन, इनमें से सभी ना हो जाएगा, पैरामीशियम भी है, लिस्मैन भी है, तो यहाँ पर तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना, द्विखंडन विधि द्वारा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेगा, पुष्प का कौन सा भाग, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, अब देखिए पुष्प का कौन सा भाग फल बनाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर परागकोश, यहाँ पर देखिए 36 नंबर में क्वेश्चन क्या करे कि पुष्प का कौन सा भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, तो बात समझे कि नहीं, सबसे तो पराग कोश है, और परागकण अंडाशय, बात समझे कि नहीं, ये मिल के कौन बनाएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये क्वेश्चंस में भाई साहब वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, परागकोश से तो उसमें परागकण के द्वारा, इससे परागकोश में परागकण होता है, जिससे आप जाकर के वहाँ पर निषेचन की क्रिया होगा, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये कन्फ्यूजन हो गया भाई साहब, ये 36 नंबर का कन्फ्यूजन हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जरूर इसको हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कमेंट बॉक्स में आकर के, ठीक है ना। कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होगी, तो हाइड्रा ईस्ट, बात समझे कि नहीं, ये सब क्या बताए थे, मुकुलन बताए थे आपको, ठीक है ना। 37 का क्या हो जाएगा आपका, 37 का आपका बी हो जाएगा, मुकुलन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे के लिए यूज किया जाता है, तो बौना पौधा के लिए यहाँ पर छोटा टी, बौना पौधा के लिए छोटा टी, अब बड़े पौधे के लिए क्या होगा, बड़े पौधे के लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा, आप याद रखिएगा बड़ा टी, बात समझ रहे, तो ये होगा बड़े पौधे के लिए, अब बौना पौधा छोटा पौधा के लिए छोटा टी, ठीक है ना, ये वो इंपॉर्टेंट है, छोटा टी छोटा पौधा के लिए, बड़ा टी बड़ा पौधा के लिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो उपभोक्ता किसे कहेंगे आप,
उपभोक्ता जंगली जानवर को कह सकते हैं आराम से, ठीक है ना? यहाँ पर 39 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ग्रीन हाउस, अभी हम लोग बार-बार कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग। तो ये था आपका टोटल 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बवाल तरीका से रीड एंड पास को हम लोगों ने साइंस साइंस को खत्म किया, रीड एंड पास के साइंस को खत्म किया। अब हम लोग जो है इसको हिंदी के लेके आएँगे। टोटल रीड एंड पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स होगा बवाल मचाते हुए, ठीक है ना? तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बवाल हिंदी के रीड एंड पास क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।